बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। आज इसका टॉपिक हमने पढ़ना है 8.3 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट में मैंने आपको मेजर कॉन्सेप्ट्स में बताया था कि हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 8.3 टॉपिक होगा। और उसके अलावा जब हमने प्रॉपर्टीज़ जो थी वो लिक्विड थर्मोमेट्रिक लिक्विड की पढ़ी थी, तो उसमें भी इसका जिक्र आया था। तो मैंने कहा था कि मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो यहाँ पे हम ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसका फॉर्मूला, इसके ऐसा यूनिट निकालेंगे और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अगर हम ये देखें कि अगर हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर जनरली ऐसे ही होता है कि अगर हम किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जितनी हम उस बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं या एक बॉडी जो है वह जितनी हीट अपने अंदर अब्जॉर्व करेगी उतना ही उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि हीट का जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वो डायरेक्टली है। ठीक है, यानी कि अगर हम बॉडी को जितनी ज़्यादा बॉडी हीट अब्जॉर्व करेगी उतना ही उसमें टेम्परेचर में चेंज आएगा, उतना ही टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हीट ज़्यादा अब्जॉर्व करेगी और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बॉडी की जो हीट और जो टेम्परेचर है दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। ज़्यादा हीट अब्जॉर्व होगी ज़्यादा टेम्परेचर होगा, कम हीट अब्जॉर्व होगी तो कम टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बना लिया कि हीट और टेम्परेचर जो है, हीट और टेम्परेचर जो है वो इन दोनों का जो रिलेशन है वो कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको m भी नज़र आ रहा होगा। तो फिर अब m के साथ हम ये देखते हैं कि हीट का क्या रिलेशन है। तो अगर हम m के साथ हीट का रिलेशन देखें तो m यहाँ पे मैस है। ठीक है, अगर एक बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो वो हीट भी अपने अंदर ज़्यादा अब्जॉर्व करेगी। ठीक है, अगर उसका मैस कम होगा तो वो हीट भी अपने अंदर कम अब्जॉर्व करेगी। इसका मतलब ये है कि मैस और हीट का जो रिलेशन है वो भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कि हीट ज़्यादा होगी, मैस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा अब्जॉर्व होगी, मैस कम होगा तो हीट भी कम अब्जॉर्व होगी। इस तरह से हमने हीट, टेम्परेचर और मैस का जो रिलेशन है वो हम निकाल लिया। अब ये जो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं और साथ में हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट यूज़ किया है वो है सी। ठीक है, ये सी हमारे पास क्या है, ये सी हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अभी अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास क्या बनेगी, डेफिनेशन हमारे पास ये बनती है कि स्पेसिफिक हीट हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की वो होती है एक ख़ास हीट कैपेसिटी। ठीक है, वो होती है कि सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट की वो अमाउंट जो चाहिए होती है 1 kg मैस के 1 kg मैस में 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। यानी कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस कितना है, 1 kg है और उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाना है कितना, 1 केल्विन, तो उसके लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब दोबारा से इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की वो होती है जो वो हीट जो कि हमें चाहिए होती है 1 किलोग्राम मैस के लिए और उसमें कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, 1 केल्विन। यानी अगर हम 1 kg मैस वाली बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, रेज़ करें, 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, तो जितनी उसके अंदर हीट जो है उसके लिए चाहिए होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्पेसिफिक हीट होगी। ठीक है, अच्छा, तो अगर अब इसको अगर हम स्टार्ट से देखें तो ये हमारे पास है जनरली व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। जनरली जब हम बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय इट। अब जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, हीट के प्रोपोर्शनल है। कौन सी हीट के, जो हीट उसको दे रहे हैं, जो कि वो बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, इट हैज़ also been observed that the quantity of heat del Q required to raise the temperature of del T of a body is proportional to the mass of the body। यानी कि डेल क्यू जो है ये प्रोपोर्शनल किसके है, मैस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इस तरह से हमने इसका रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, और उसके लिए हमने इक्वेशन बना ली।
अब यहाँ पे डेल क्यू हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है जो कि ऑब्जॉर्व हुई है बॉडी के अंदर, एंड सी क्या है, स्पेसिफिक हीट है, और एम क्या है, मैस है, और डेल टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है। इनके जब हीट भी ज़्यादा हुई है, हीट हमने ज़्यादा दी, ऑब्जॉर्व हुई, हीट के अंदर चेंज आया, तो साथ भी टेम्परेचर के अंदर भी चेंज आया। उसके बाद इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैथमेटिकली अगर हम इसको स्पेसिफिक हीट को लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सी हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। अब ये एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, डेल टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू डेल क्यू ओवर एम डेल टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। उसके बाद अगर हम इसके ऐसे यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या होंगे, अब जो डेल क्यू है ये हीट है, और हीट के यूनिट होते हैं वो होते हैं जाउल। ठीक है, क्या होते हैं, जाउल। मैस के यूनिट होते हैं केजी, और डेल टी के यूनिट होते हैं केल्विन। यानी ऊपर हमारे पास जाउल है, यहाँ पे हमारे पास केजी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, केल्विन। अब ये केजी और केल्विन दोनों ऊपर चले जाएंगे। केजी के ऊपर यहाँ पे 1 होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, और केल्विन के ऊपर यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाके क्या हो गया, -1। तो क्या बन गए, जाउल पर केजी पर केल्विन, ये इसके यूनिट बन गए। तो इन ऐसा यूनिट मैस इज मेजर्ड इन किलोग्राम, as heat is del Q is measured in joule and temperature del T is taken in Kelvin, hence SI unit of specific heat joule per kg per Kelvin। ठीक है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आएगा। ठीक है, ये वाला जो टेबल है, ये वाला टेबल है तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको याद करना। इतनी वैल्यूज़ इस चैप्टर में ज़्यादा सारे टेबल हैं, सारे टेबल आपको याद करने पड़ेंगे। इनमें से कोई 2 से 3 MCQs लाजमी आ जाते होते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये MCQs के लिए है, इसलिए आपने इसको MCQs के लिए याद करना होगा। इसमें जैसे वाटर है, आइस है, ये वाली जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, ये तो एलुमिनियम है, इनकी तो न्यूमेरिकल्स में भी वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ होंगे, तो इसके लिए भी आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए। बाकी जो हैं वो आपको उसके लिए MCQs के लिए याद करनी पड़ेंगी। तो आप इसके साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाफ करके इस टेबल को 2 दफ़ा करके इसको आप याद करेंगे। ठीक है, तो ये MCQs के लिए आपने याद करनी है, और इसको एक ही दफ़ा याद करके नहीं छोड़ देना, इसको बार बार आपने याद करना है ताकि आपका पक्का हो जाए, और जब MCQs आए तो आप लोग उसमें कन्फ्यूज़ ना हों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सब टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो 4200 है। ठीक है, जो कि इन से लार्ज स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की लार्ज वैल्यू है। तो अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। 4200 है जो कि इसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास, अगर हम सॉइल और वाटर दोनों को देखें तो अब सॉइल की जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 810। ठीक है, और जो वाटर की है वो है 4200। अब इसमें क्या फ़र्क है दोनों में, होता ये है कि अगर हम बात करते हैं गर्मियों के दिनों में, तो गर्मियों के दिनों में जो सॉइल है वो बहुत जल्दी गर्म होती है और वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, यानी कि उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज़ करता है। और जो वाटर है, अगर वाटर और सॉइल दोनों को हम इक्वल हीट देते हैं तो इसमें जो चीज़ ज़्यादा जल्दी गर्म होगी वो होगी सॉइल। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कम है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए अगर दोनों को इक्वल हीट देंगे तो क्या चीज़ ज़्यादा जल्दी गर्म होगी, सॉइल, और ज़्यादा जल्दी कौन सी चीज़ ठंडी होगी, सॉइल ही ज़्यादा गर्म भी जल्दी होगी और ठंडी भी जल्दी होगी। ठीक है, तो इसी तरह से जो वाटर है, वाटर देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होगा। इस तरह से अगर हम बात करते हैं जैसे कि जो ओशन है या उसके आसपास जो सी है, उसके आसपास जो एरिया होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियों में या सर्दियों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता टेम्परेचर में, इसलिए कि क्योंकि वहाँ पे तो पानी होता है, तो पानी जो है वो और उधर से दूसरी जो है वो सॉइल होती है, या जिस साइड पे सॉइल होती है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। ठीक है, तो पानी वाली साइड में क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती टेम्परेचर में। ठीक है, तो यही चीज़ पैराग्राफ में बताई गई है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन। इसको आप अंडरलाइन कर लें कि MCQs के लिए भी। एंड दैट ऑफ ड्राई सॉइल इज़ अबाउट 810 जॉल पर केजी पर केल्विन। और ये हमारे पास ड्राई सॉइल की आ गई, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, MCQs के लिए एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल वुड इंक्रीज 5 times मोर देन द सेम मैस ऑफ वाटर बाय द मैस अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि अगर हम दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो जो सॉइल है वो कितने गुना ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी, 5 times मोर देन
द सेम मैस ऑफ वाटर बाय द सेम अमाउंट ऑफ हीट। यानी कि अगर हम सॉइल का और मैस दोनों का मैस भी सेम ले लें और दोनों को एक जैसी सेम अमाउंट में हम उसको हीट दें तो ज़्यादा जल्दी कौन से वाली इंक्रीज़ होगी है टेम्परेचर जिसका, तो वो है सॉइल। और कितना जल्दी होगा, 5 टाइम्स। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। थस द टेम्परेचर ऑफ लैंड राइजेज एंड फॉल्स मोर रैपिडली देन दैट ऑफ द सी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो लैंड है इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी ज़्यादा भी हो जाता है और बहुत जल्दी डाउन भी हो जाता है, फॉल्स भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सी। Hence the temperature variations from summer to winter are much smaller at places near the sea than land for away from the sea। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो सी के पास वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लैंड। ठीक है, तो इसी तरह से अगर बात करते हैं नेक्स्ट इसकी लाइफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की और कहाँ पे इसका यूज़ है, तो आप देखते हैं कि गाड़ियों के इंजन होते हैं उसमें पानी यूज़ करते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि इसमें हम पानी क्यों यूज़ करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी गाड़ियों में इंजन उसका बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है तो उसमें पानी को चेंज किया जाता है या उसमें पानी डाला जाता है। तो कभी सोचा है कि उसमें पानी ऐसे क्यों डाला जाता है, या पानी का क्या काम है गाड़ियों में, या उसके इंजन में पानी का क्या काम है, या अगर उसमें पानी नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो ऐसा है कि अगर हम उसके अंदर पानी जो हम उसके अंदर यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स या गाड़ियों के इंजन के अंदर जो पानी यूज़ होता है वो इसलिए यूज़ होता है कि क्योंकि इंजन में बहुत ज़्यादा हीट या उसमें थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसको थर्मल एनर्जी को कम करने के लिए, इंजन को कूल डाउन करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है? वाटर यूज़ किया जाता है। अब अगर हम वहाँ पर वाटर यूज़ नहीं करते तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपका इंजन जो है वो क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीटअप होने की वजह से वो क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आपको ये से नज़र आ रहा होगा कि जो एरोज़ हैं ये क्या शो कर रहे हैं? ये पानी की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से पानी इसके अंदर क्या कर रहा होता है? पूरा आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा जो है वो पानी इसके अंदर क्या कर रहा होता है? सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह से पानी सर्कुलेट कर रहा होता है और उसकी थर्मल एनर्जी को क्या कर रहा होता है? कम कर रहा होता है। ठीक है, इसको कूल डाउन कर रहा होता है। ठीक है, तो वाटर हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर दिस रीज़न इट इज़ वेरी यूजफुल इन स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है इसलिए इसको यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल यूजेस वाटर टू कैरी अवे अनवांटेड थर्मल एनर्जी। जो अनवांटेड थर्मल एनर्जी होती है यानी जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं। In an automobile, large amount of heat is produced by its engine due to which its temperature goes on increasing। तो ऑटोमोबाइल के इंजन में क्या होता है? बहुत सारी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके इंजन का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। द इंजन वुड ceases unless it is not cooled down, water circulating around the engine as shown in arrows। जैसे कि आप देखते हैं कि बाय एरोज। ठीक है, जैसे कि इसकी हीट को कम करने के लिए, इसको इंजन को कूल डाउन करने के लिए क्या किया जाता है? वाटर इसमें डाला जाता है, पानी डाला जाता है। पानी क्या करता है? इसके अंदर सर्कुलेट करता है, जैसे कि आपको एरोज इसमें नज़र आ रहे हैं इसी डायरेक्शन में, इसी तरह से। ठीक है, ये सर्कुलेट करता है और वाटर अब्जॉर्ब्स अनवांटेड थर्मल एनर्जी ऑफ द इंजन एंड डिसिपेट हीट थ्रू इट्स रेडिएटर। तो इस क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो अनवांटेड थर्मल एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके हीट को क्या करता है? डिसिपेट करता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, थ्रू इट्स रेडिएटर के ज़रिए से। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका फ़ैन टू कूल रेडिएटर है, ये इसका रेडिएटर है, इसके ज़रिए से वो क्या कर देता है? इसको हीट को डिसिपेट कर देता है। इसी तरह से जैसे घरों में यूज़ किए जाते हैं सेंट्रल सिस्टम जो होते हैं, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो होते हैं घरों में यूज़ किए जाते हैं सर्दियों में मोस्टली, जो कि घरों को गर्म रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होता है? उसमें भी हम वाटर ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर बॉयलर है तो इसको यहाँ से इसमें जो थर्मल एनर्जी होती है या गर्म पानी जो होता है उसको कहाँ तक पहुँचाया जाता है? रेडिएटर तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम सच एज शोन, इसको कट कर देंगे। हॉट वाटर इज़ यूज टू कैरी थर्मल एनर्जी थ्रू पाइप्स फ्रॉम बॉयलर टू रेडिएटर। अब इसमें क्या किया जाता है? वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है किस लिए? थर्मल एनर्जी को कैरी करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक? बॉयलर से रेडिएटर तक। ठीक है, दीज रेडिएटर्स आर फिक्स्ड इनसाइड द हाउसेज एट सूटेबल प्लेसेस। और ये रेडिएटर्स जो होते हैं ये घरों में सूटेबल प्लेसेस पे लगाए जाते हैं और इस तरह से ये जो सेंट्रल रेडिएटर सिस्टम होता है घरों को सर्दियों में गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल इसकी हम देख लेते हैं। 8.5 है। अ कंटेनर हैज़ 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर। एक कंटेनर है जिसमें जो वाटर है वो 2.5 लीटर्स है। एट 20 डिग्री सेल्सियस, उसमें जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर। हमें हीट कितनी चाहिए वाटर को बॉयल करने के लिए। तो पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करते हैं, लीटर्स में है। मैस ऑफ वाटर हमारे पास 2.5 kg है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये 2.5 kg हमारे पास कैसे आया, क्योंकि जो 1 लीटर होता है वो 1 किलोग्राम मैस के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके लिए 2.5 लीटर जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 2.5 kg के इक्वल होंगे। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है इसको हम सी से डिनोट करते हैं, जो कि आपको खुद पता होना चाहिए कि 4200 है। और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास जो है वो उन्होंने 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। और आगे उन्होंने कहा है कि टू बॉयल द वाटर। बॉयल द वाटर का मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर 20 डिग्री तो नहीं रहेगा ना, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से टेम्परेचर में भी चेंज आया। T1 हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर आ जाएगा, T2 हमारे पास 100 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, लेकिन आप लोग इसको स्टेटमेंट को गौर से पढ़ के आपको फिर करना पड़ेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये करेंगे, वैसे यहाँ पे तो सेंटीग्रेड में ही इसको यूज़ किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास T1 20 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर T2 है। अब डेल टी निकालना है, यानी कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया है, तो वो हमारे पास हमेशा हम इस तरह से करेंगे T2 माइनस T1, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है, जनरली ऐसा ही रहते हैं कि जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और इनिशियल कम होता है, इसलिए ज़्यादा में से क्या करते हैं, कम को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पहले तो, बल्कि यहाँ पे सेंटीग्रेड में है, तो अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तब भी इसका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करके फिर कीजिएगा। तो 100 माइनस 20, तो आपके पास आंसर आ गया 80 डिग्री सेल्सियस और 80 केल्विन आ गया। या आप 80 डिग्री सेल्सियस करेंगे, अगर आप केल्विन में इसको कन्वर्ट करके करते हैं तो केल्विन में 80 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, हमने फॉर्मूला लगाना है Q इज़ इक्वल टू सी एम डेल टी। ये फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है पिछले टॉपिक में। तो Q इज़ इक्वल टू सी एम डेल टी। अब ये हमने Q जो है, क्योंकि Q हमने फाइंड करना है, C हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू खुद से राइट कर ली थी। और M की वैल्यू 2.5 है, क्योंकि हमारे पास लीटर्स में गिवन था, तो वॉल्यूम तो यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा ना, हमें तो मैथ चाहिए, तो हमने वहीं से क्या कर लिया, इसका मैथ ले लिया। और डेल टी हमारे पास कितना है, 80 है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 840,000 जॉल, ठीक है। अब ये हमारे पास 840,000 जॉल भी कह सकते हैं, और ये जो 3 0 हैं ये किलो के इक्वल हैं, तो ये बन जाएगा 840 किलो जॉल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट जो है वो आपका नेक्स्ट, उसमें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, इसको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।